गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डिवाइन पैरामेडिकल एंड जेड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं लास्ट ईयर का जो पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम का फिजिक्स का पेपर था वो सोल्व करने वाले हैं आज। तो आज चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारी लाइन से जो आपके एग्जामिनेशन से लिंक करती है। थोड़ा सा आप देखेंगे लिखा हुआ है, अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। कहने का मतलब यह है कि आपका जो टारगेट है, अभी एंट्रेंस एग्जाम का डेट भी आ चुका है, 3-4 दिन बचे हुए हैं। आपका जो लक्ष्य है एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना, उस पर क्या करें, बिल्कुल फोकस रहे कि उसको अपन को क्लियर करना है। और आपका जो मेहनत है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना अपन को। रिजल्ट बेफिक्र, अगर आपका माइंडसेट अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा ही होएगा। आपको सिर्फ 2 चीज़ों पर फोकस करनी है कि भाई मेरा टारगेट क्या है, और दूसरा उसके लिए जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर ट्रस्ट कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही वे पे चल रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। माइंड में नेगेटिविटी नहीं लेके आनी। इसी को आगे बढ़ते हुए अपन लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ताकि अपन को पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न के पेपर आने वाले हैं और सॉल्व किस तरीके से करने होते हैं पेपर को, वो देखने वाले हैं। और आप इस सॉल्यूशन के माध्यम से आप थोड़ा सा आने वाले जो पेपर अभी 3-4 दिन में है उसके ऊपर भी आप अच्छे से माइंड सेट रेडी कर सकते हो। यार इस लेवल का पेपर आ रहा है, मेरे को इस तरीके से सॉल्व करना होता है पेपर को, या इस तरीके से पेपर को क्वेश्चन को समझना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अपन सॉल्व करने वाले हैं लास्ट ईयर का जो पेपर था 2021 का। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये फिक्स है, आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये फिक्स होता है हर साल। पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो होता है ये बेसिक मैथमेटिक्स, मेजरमेंट एंड यूनिट डायमेंशन एरर, इन पे बेस होता है। फिक्स है आपका पहला क्वेश्चन, या तो एरर का होगा फिर या डायमेंशन का क्वेश्चन होगा। ये हर साल का पैटर्न फिक्स कर रखा है लोगों ने। उसके अलावा एरर में भी क्वेश्चन है वो भी फिक्स है, ऐसे ही आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, डिवीजन वाले। तो सवाल क्या है कि द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज 5% एंड 3%। वोल्टेज का मेजरमेंट किया इन्होंने और करंट का मेजर करा, तो उसमें गलती करी। कितने की गलती करी? 5% एंड 10%। द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मैक्सिमम एरर कितना होगा? आर को। ओम्स ने क्या बताया? V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई आई। एरर के अंदर मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, एरर हमेशा ऐड होते हैं, गलतियां हमेशा बढ़ती जाती है अगर बार बार करोगे तो V इंटू आई। तो परसेंटेज एरर अगर अपन को R में निकालना है तो ये मिलेगा V का एरर प्लस में I का एरर। V का एरर कितना है? 5%, I का एरर है 3%। दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। तो अपना आ जाएगा 8%। ये क्वेश्चन आ रहे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले फिक्स से, बताया था ना, या तो पहला एरर का होगा या डायमेंशन का, या दूसरा एरर का होगा या डायमेंशन का। फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा कि V है पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट है I, तो डायमेंशन V I का कितना होगा? अगर आपको V का और I का डायमेंशन याद है तो पुट कर दो, नहीं याद है तो निकालने का तरीका भी अपन सीख सकते हैं। बेसिक फॉर्मूले से निकल जाते हैं, जिसका भी याद हो वहां से निकाल सकते हो आप। देखो I तो है फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन इसका फिक्स है A। अपन को किसका निकालना है? V का डायमेंशन निकालना था। तो V का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो V जो होता है W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो W बाई Q। W का तो याद ही रहता है, W का नहीं भी याद है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हो। और इसका तो पता है अपन को, डायमेंशन होता है A। W का होता है M1 L2 T-2। चार्ज का होता है A1 T1। ये रहा इंटू A। अब ध्यान से देखो, बेसिक मैथ, M1 A1 और यहां पे भी A1, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, L2 और T ऊपर जाएगा, प्लस ऊपर जाके माइनस, तो कितना हो जाएगा? M1 L2 T-3 डायमेंशन आएगा, M1 L2 T-3। ये अपना डायमेंशन हो गया किसका? V इंटू आई का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन
कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, यानी जितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है उसका आधा ट्रैवल करता है किससे, 3 मीटर पर सेकेंड से। और अगला जो आधा है वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से और 5 मीटर पर सेकेंड से। तो बोला है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, यानी एक डिस्टेंस के इन्होंने कितने पार्ट कर दिए, 4 पार्ट कर दिए। पहले जा रहा है आधा डिस्टेंस, यानी ये मान लो डिस्टेंस डी, और बाकी आधा भी कितना होगा, डी, जिसके दो हिस्से हुए हैं। पहले बोल रहा है कि आधा डिस्टेंस जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और इसमें बोल रहा है कि इक्वल टाइम में, टी टाइम में और टी टाइम में डिस्टेंस बराबर नहीं है, 4 से जा रहा है और 5 मीटर पर सेकेंड से और 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, 3, 4 और 5 से। ये डी है, ये डी है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस जो पता है डी और डी कितना हो गया, 2d। अब टाइम का लफड़ा हो गया, इसके अंदर आप टाइम निकाल सकते हो कि डी डिस्टेंस जा रहा है 3 से, तो टाइम हो जाएगा आपका d/3। अब दो के हिस्से हैं, इनके दो हिस्से हैं, एक टी टाइम, दोनों टाइम बराबर है, डिस्टेंस कितना है d, तो देखो डिस्टेंस d को क्या सकते हैं अपन, 4t प्लस 5t, यहां से t कितना आ जाएगा, d/9 रख दो यहां पे, कितना हो जाएगा ये d/9। टाइम ही तो निकालना था मन को। अब यहां से देख लो एलसीएम लेंगे तो 2d अपॉन में 3d प्लस d अपॉन में 9, एलसीएम लेने पार्ट आ जाएगा ये 2d अपॉन में 4d अपॉन में 9, d से d कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 9/2 बोले तो 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ हाइट ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 25 मीटर ऊपर से और ऊपर फेंक रहा है, छत पे खड़ा होकर ऊपर फेंक रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय बॉडी टू हिट द ग्राउंड, कि अगर मैं ये छत मान लो, जो छत ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर है, 25 मीटर ऊपर है, और बोल रहा है कि यहां से किसी चीज को ऊपर फेंक दिया तो ऊपर फेंक के घूम के तो वापस नीचे ही आना है। तो बोल रहा है कि जब यहां से ऊपर फेंका अपन ने और वापस कहां आ गया, नीचे, तो टाइम कितना लगेगा। एक्चुअल में भले ही कहीं फेंक दो, एक्चुअल में शुरुआत कहां से करी अपन ने,
हाँ चलिए कहाँ थे अपन कि दो बॉडी है जिनका मास का रेशियो 4:1, इसको मान लेते हैं अपना मास 4m है, इसका मान लेते हैं m, इसका 4 गुना है। ये दोनों की इक्वल वेलोसिटी है, ये भी v और ये भी v, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। दोनों मिल गए तो सेंटर ऑफ मास, यानी दोनों मिलने के बाद एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी। दो तरीके करने के, एक तो सेंटर मास वाला कॉन्सेप्ट लगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अपन करते हैं सेंटर ऑफ मास वाले से। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब दोनों का डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस माइनस देखना पड़ेगा। पहले का मास कितना है 4m, वेलोसिटी है v, दूसरा माइनस क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो ये आ जाएगा m इंटू वी अपॉन में m1 प्लस m2। 4m प्लस m कितना हो जाएगा 5m, 4 माइनस mv कितना हो जाएगा 3mv अपॉन में 5m, m से m कैंसल आउट, 3v अपॉन में 5। तो अपना जो आंसर है ये रहा। दूसरा तरीका है कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दो, वहां से भी यही आता है m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, वहां से भी यही सेम आंसर आता है। अगला द लीनियर, ये अभी थोड़े दिन पहले ही एग्जाम में और आ चुका है, वापस इसमें आ गया और लास्ट ईयर भी आया था, यानी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और भी किसी टर्म में सवाल को घुमा के बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो 50% इंक्रीज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, उल्टा पूछ सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी इतना परसेंट इंक्रीज होगा तो मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं तो ये सवाल ये बोल रहा है कि 50% अपन ने बढ़ाया। दो तरीके 100 मान के कर सकते हैं। अपन ने मान लिया कि P पहले कितना था 100, तो अब मोमेंटम कितना हो जाएगा 50% बढ़ गया, तो 100 में से 50 बढ़ा तो कितना हो जाएगा ये 150। अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन मिलता है जो बार बार काम आता है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो पहले अगर इसका एनर्जी की बात करेंगे तो पहले तो 100 है तो यह आ जाएगा 100 का स्क्वायर अपॉन में 2m, तो बाद में कितना हो जाएगा 150 का स्क्वायर अपॉन में 2m। इसका परसेंटेज चेंज पूछा है कि कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा, तो पहले इसके चेंजेस निकाल लेते हैं, वहीं से परसेंटेज अपन निकालेंगे। तो चेंजेस अगर देखेंगे तो क्या आएगा k डैश माइनस k, ये चेंजेस इनिशियली कितना था 50 इंटू क्या कर दो 100, ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज, ये आएगा डेल के परसेंटेज कितना बढ़ गया। k डैश कितना है 150 का होल स्क्वायर अपॉन में 2m माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन में 2m अपॉन में 100 का स्क्वायर अपॉन में वापस 2m। 15 का स्क्वायर होता है 225, 2m से 2m तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 225 00 माइनस अपॉन में 100 का स्क्वायर वापस। अगर इसको देखेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना मत भूलना, तो 225 में से माइनस करेंगे तो आएगा 125 00 अपॉन में इंटू 100। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 2 0 से 0 ये कैंसिल, कितना आया, यानी आप 50% इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 125 डबल से भी ज्यादा बढ़ेगा 125। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है अपना उस पे जाते हैं। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, बिल्कुल फिक्स है, केपलर ने यही बोला है कि एलिप्टिकल पाथ पे घूमता रहता है। जो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट आर 1.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर एंड मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही दे रखे हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस है 1.5 और मिनिमम है 0.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। बोला इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट फर्देस्ट पॉइंट, मतलब सबसे दूर वाला जो पॉइंट है वहां पे उसकी स्पीड इतनी है तो पास वाले पे कितनी हो जाएगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना, एलिप्टिकल पाथ पे कोई भी घूमता है, अपन पृथ्वी की बात कर लेते हैं, अपन तो अर्थ की बात कर लेते हैं, सन हमेशा यहां होता है और पृथ्वी घूम रही है, तो ये वाला पॉइंट सबसे पास होगा और ये वाला पॉइंट सबसे दूर होगा। ध्यान रखना, पास में होगा तो सन पृथ्वी का अट्रैक्शन जो होगा
यानी इस प्लेनेट को सन जो अपनी ओर खींचेगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पास में है, और दूर है तो फोर्स थोड़ा सा कम लग जाता है। इस वजह से पास वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और दूर वाले की वेलोसिटी कम होती है, यानी इन्वर्सली चलता है। आप ये बोल सकते हो कि v1 अपॉन में v2 चलेगा r2 अपॉन में r1, यानी जिसका रेडियस ज़्यादा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कम। अब इसमें ज़्यादा है किसकी, 1.5, अब लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में 0.5 इंटू 10⁻⁷, वहाँ उल्टा चलेगा। ये बोल रहा है सबसे दूर वाला डिस्टेंस, और दूर वाले की वेलोसिटी गिवन है और पास वाले की निकालनी है, तो v मान लो, और पास वाले की निकालनी है तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁷। कैंसल, ये कैंसिल होगा 3 से, ये अपॉन में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷, जिसको ले सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁷, इसको ले सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁷, सॉरी 8। एक पावर बढ़ गया। सिग्निफिकेंट रूल ये बोलता है कि हमेशा इंटीजर एक तो रखना ही पड़ेगा आपको, तो 1.5 इंटू 10⁸, ऑप्शन ए। ये था, ये कॉन्सेप्ट ना, इस पे और भी किसी वे में क्वेश्चन बना सकते हैं रिवर्स करके। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं आगे, केपलर का ही वापिस। केपलर ने बोला द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, दोनों ही क्वेश्चन केपलर को हो गए। सैटेलाइट ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन सर्कल ऑर्बिट इज 4r विल बी। सवाल यह है कि अगर सैटेलाइट का रेडियस r हो, इस ऑर्बिट में घूम रहा हो r रेडियस पे, तो इसको एक राउंड लगाने में t टाइम लगता है। अगर इसी को अपन इसी रेडियस को मल्टीप्लाई करके कितना कर दे, 4r अपन कर दे, अगर इसको 4r कर दे तो रेडियस कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा इसको। अब देखो केपलर का लास्ट वाला नियम क्या था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए क्यूब के, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए रेज़ टू पावर 3/2। अब देखो ए कितना हो गया 4r, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 4r रेज़ टू पावर 3/2। अब देखो 4 का रूट कितना होगा 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, r रेज़ टू पावर 3/2, 8। यानी जब रेडियस होगा तो कितना टाइम हो जाएगा, टाइम 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। यानी जो टी डैश आएगा वो कितना आएगा, पहले वाले टाइम का 8 गुना आ जाएगा, 80। जैसे तो अपन को कॉन्सेप्ट भी मिल गया, क्या करना है निकालने के लिए, रेडियस का रूट करो उसका क्यूब कर दो। अगर यहाँ पे 16 टाइम्स होता है, ये 16r, तो रूट करो 4r उसका क्यूब कर दो, तो रूट निकाल के क्यूब करते जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इफ द मास ऑफ बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल देन द टाइम पीरियड। पागल बना दिया तुम्हें। हाँ, मास जब m हो, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड ही नहीं करता। याद करो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2π √L/g। दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एक तो पेंडुलम का लेंथ कितना है और g की वैल्यू कितनी है। तो g भी कांस्टेंट ही रहती है अगर ग्राउंड पे बात कर रहे हैं तो अपन, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फंसाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं फंसने वाले अपन। आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, v = f अपॉन में a डेल v अपॉन में v, जिसको प्रेशर भी लिख सकते हो, डेल v अपॉन में v, क्या सकते हो pv अपॉन में डेल v। इसका रिवर्स करने की बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा डेल v अपॉन में pv, जिसको अपन क्या कर रहे थे, बल्क मॉडुलस क्या करता था, किसी को एक्सपेंड करने के, उसका उल्टा क्या होगा कंप्रेसिबिलिटी, किसी को कंप्रेस करना, क्या होगा बल्क मॉडुलस का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर Cp फॉर
डाई एटॉमिक गैस। क्वेश्चन ये बोला कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी डाई एटॉमिक के लिए, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना ही पड़ेगा। आप याद करना, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो के लिए 3 और डाई के लिए 5 और पॉली के लिए 7 होता है। तो डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 5। और Cp जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये ध्यान रखना 1 + F/2 होता है। और Cv होता है Cp - R। तो ध्यान रखना Cp हमेशा बड़ा होगा Cv से। 1 + 5/2 कितना आएगा, तो यहां पे Cp की वैल्यू आ जाएगी 7/2। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अपन। 2 स्पेयर ऑफ सेम रेडियस मटेरियल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर ड्रॉप फ्रॉम वन इन द सेम विस्कस फ्लूइड, द टर्मिनल वेलोसिटी। ध्यान रखना, टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो रेडियस के, वैसे सोचो ना कि एक बबल तो छोटा है, एक बबल बहुत बड़ा है और एक ही लिक्विड के अंदर ये आ रहे हैं, तो इसका जो एरिया होगा, जो कॉन्टेक्ट में आ रहा होगा ये वाला एरिया, या इसके जो कॉन्टेक्ट में आएगा ये वाला एरिया, या लिक्विड आधा अंदर चल गया तो ये वाला एरिया, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। और सल्का का एरिया कितना होता है πr²। इसीलिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, r² के। एक है 1 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 1:2 का स्क्वायर 4, यह आएगा 1:4। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। इसमें जो सबसे अच्छा होगा वो होगा सिल्वर। सिल्वर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर हीट देंगे तो इजीली ट्रैवल करने लग जाएंगे। इस वजह से जो थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी इजीली हीट ट्रांसफर करना, इन सब में एक्चुअल में सारे ही अच्छे हैं, तीनों ही अच्छे हैं। मतलब मरकरी अच्छा नहीं है हीट का ट्रांसफर करना, कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर, तीनों ही अच्छे हीट ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इन सब में भी सबसे बेटर जो है वो क्या है, सिल्वर है, कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा हो रही है इसके अंदर। नेक्स्ट, अगला बोला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पागल बना दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था फिजिक्स के अंदर, तो थर्मोडायनेमिक्स ये है, del Q = del W + del U। हीट जो होता है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है, और केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है एक सिस्टम की वजह से, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो है कि एनर्जी मैंने इतनी दी, कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क डन में, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ने अपने पास स्टोर कर लिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ भाई, अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑल द 3 डायमेंशन वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एक ऐसा कौन सा थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है जिसके अंदर तीनों ही बदल जाते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। इतना पागल बनाया है ये, अगर किसी को कुछ नहीं भी आता ना वो समझ जाता। इन आइसो मतलब होता है बराबर, थर्मल में होता है हीट, एक ऐसा जिसमें हीट कांस्टेंट हो, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। आइसोबारिक, बार का मतलब होता है आइसोबारिक प्रेशर, आइसो मतलब बराबर, प्रेशर बराबर मतलब वॉल्यूम भी क्या रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। आ जाओ एडियाबैटिक, बिल्कुल इसमें होगा, इसमें प्रेशर भी बदलता है, वॉल्यूम भी बदलता है और टेम्परेचर भी बदलता है। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, इन्होंने बोला बदलना चाहिए, ये भी नहीं। तो किसी को कुछ नहीं भी आता है तो ये तीनों नहीं होगा, तो होगा कौन सा, सी। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ये बदलते रहते हैं। नेक्स्ट, अगला, ये भी देखो कोई चाहे ना तो सिंपल सा लॉजिक लगा के सॉल्व करे भी ना कर सकता, अपन तो सॉल्व भी करेंगे। सवाल क्या हो रहा है कि हाउ मच शुड बी प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस बी इंक्रीज, कितना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर वॉल्यूम को कितना डिक्रीज कर दे, 10 में। सिंपल सा फंडा है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो कहाँ पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि एनआरटी तो कांस्टेंट हो गया, तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, पीवी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वी के। अब क्या कहा कि डिक्रीज किया वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, मतलब ये तीनों तो वैसे ही नहीं होने वाले। आंसर क्या आएगा देखना,
11.11 निकाल के अपन देखेंगे। अब प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर दो तो P इक्वल टू डिक्रीज करो, पहले V था अब 10% डिक्रीज हो गया, यानी कितना हो जाएगा V बाई 10 हो जाएगा। अगर अपन प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, नया वाला पहला 1/V था, अब आ गया मान लो प्रेशर मान लेते, अब आ गया कितना P इक्वल टू nRT अपॉन में V तो होगा V माइनस V बाई 10, 10% कम हो गया तो कितना हो जाएगा P इक्वल टू nRT V 9V बाई 10, ऊपर चल जाएगा कितना आएगा 10/9, 10/9 को तुम सॉल्व करोगे तो 1.1 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा ये 11.11%, ये बढ़ जाएगा। कितना टाइम्स बढ़ गया ये 10% पे, यानी 1.1 हो गया। 10% के कंपेयर में बात करें तो 1.1 इंटू 10 कितना आ जाएगा 11.11%, कितना बढ़ जाएगा और बढ़ गया 1.1, पहले कितना, यानी 10% कम करेंगे तो 11% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है बड़ा सिंपल सा सवाल, ये भी क्या बोल रहा है कि इफ द इमिशन ऑफ पर सेकेंड बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है कि 1227 डिग्री सेल्सियस पे ई है, तो 2727 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी कितना इमिट होगा पर सेकेंड, यानी हीट करंट के बारे में बात करना चाहता है। ये हीट करंट जो होता है यहाँ पे, अगर पहले एनर्जी ई है तो ये हीट करंट है। अब ध्यान रखना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, T⁴ के। ये रिजल्ट ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो हमेशा T⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। खत्म। अब बात करेंगे अपन, अब ध्यान रखना कि कभी भी टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है, इसी की बात नहीं कर रहा। ये दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, हर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अपन को केल्विन में ही रखनी होगी, तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी, तो टेम्परेचर जो T1 आएगा ये आ जाएगा 1227 प्लस 273, ये आ जाएगा 1500 केल्विन। टेम्परेचर 2 देखेंगे तो T2 कितना आ जाएगा 2227 प्लस 273, ये आ जाएगा 3000 केल्विन। ये आ गया अपना T1 एंड T2। आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये 7 है। आगे बढ़ते हैं, बात किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एनर्जी जो होगा E2 अपॉन में E1, ये किसके इक्वल होगा T2 अपॉन में T1 पावर 4, एक है 3000, एक है 1500, इसका पावर 4, ये कैंसिल होगा, 2 से 2 की पावर 4 होता है 16, तो यहाँ पे जो E2 अपॉन में E होगा तो E2 कितना हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा 2 की पावर 4, 16 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a phase difference between velocity and displacement of a particle executing simple harmonic motion। SHM के अंदर वेलोसिटी जो होती है वो होती है V0 cos ओमेगा t और डिस्प्लेसमेंट होता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t। अगर ध्यान से देखें तो आप इस cos को ऐसा लिख सकते हो V0 sin 90 प्लस ओमेगा t, 90 बोले तो π/2, यानी कितना आगे है π/2 आगे है, π/2 फेज आगे। याद करो एसएचएम में क्या देखा था अपन, यहाँ से शुरू होता है यहाँ पहुंचता है वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ मैक्सिमम रहता है, इस वजह से एसएचएम के अंदर π/2 फेज का डिफरेंस है। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज इन थिन स्फेरिकल सेल ऑफ चार्ज q एंड रेडियस r एट डिस्टेंस r, जो कि r रेडियस से भी छोटा है। स्पेरिकल सेल का मतलब क्या होता है, खोखला। थिन का मतलब क्या है, खोखला, पतला है, यानी अंदर